तो इस कहानी की शुरुआत होती है अवेकन एसोसिएशन की बिल्डिंग से और हम देखते हैं केंजी को उसका लाइसेंस मिल चुका है जहां उसकी रैंक एफ होती है। और हम देखते हैं केंजी कहीं बाहर आया हुआ होता है। उसके साथ उसके दोस्त एलिस और हेवन भी होता है। जिसके बाद केंजी अपने दोनों दोस्तों को एलिस से मिलवाता है। इसी के साथ वो उन दोनों को हेवन से भी मिलवाता है और उन्हें बताता है ये बंदा आज से द ब्लैक क्रो गिल्ड को मैनेज करेगा। भले ही ये नाम से गिल्ड मास्टर है लेकिन इस कंपनी का असली गिल्ड मास्टर मैं ही हूँ। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और हेवन से बात करने लग जाते हैं। तभी केंजी एलिस की तरफ गुस्से से देखता है और एलिस भी चिल्लाकर कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उन्हीं लोगों ने पहले मुझे परेशान किया था। तभी केंजी कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम एक बिल्डिंग को कैसे उड़ा सकती हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि किसी ने तुम्हें बच्ची कह दिया था। जिसके जवाब में एलिस कहती है कि आज तक मुझे किसी ने इतना परेशान नहीं किया। तभी केंजी एलिस को अपने साथ हंटिंग के लिए चलने के लिए कहता है, जिस पर एलिस कहती है तुम खुद क्यों नहीं चले जाते। तभी केंजी एलिस को कहता है कि मैं हंटिंग के लिए हॉर्ड पर जा रहा हूँ तो मुझे एक सपोर्टर की ज़रूरत हो। जो सुनकर एलिस कहती है क्या अभी भी कुछ हंटिंग ग्राउंड्स बचे हुए हैं। तभी केंजी कहता है नहीं, जब तक हम थर्ड फ्लोर के बॉस को हरा नहीं देते तब तक फोर्थ फ्लोर का गेट ओपन नहीं होगा। तो जितने भी डंजन थर्ड फ्लोर में है वो सभी बड़ी बड़ी गिल्ड्स के हाथों में है। लेकिन अभी भी कुछ अननोन हंटिंग ग्राउंड्स है जो बहुत कम लोगों को पता है, जैसे कि मैं। जिसके बाद केंजी हमें एक जगह के बारे में बताता है जो फर्स्ट फ्लोर में होती है और उस जगह का नाम होता है मून लेक। और केंजी कहता है ये ऐसी जगह है जो अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए फेमस है। और केंजी उसी मून लेक के किनारे पर चल रहा होता है और चलते चलते वो सोच रहा होता है कि बहुत दिन हो गए या यूँ कहूँ बहुत साल हो गए मुझे यहाँ पर आए। तभी एलिस रिंग के अंदर से कहती है ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा शांत है, तुम यहाँ हंट क्या करने आए हो। तो केंजी एलिस को शांत होने के लिए कहता है और वो पानी के अंदर उतर जाता है और हमें बताता है इस लेक में टोटल 12 स्टैचूज़ है। उन सभी में ये एक खास स्टैचू है जिसके होने की कुछ अलग ही वजह है। ये कहकर वो उस स्टैचू के पास चले जाता है। तभी एलिस कहती है इस स्टैचू में का कोई सीक्रेट बटन है जो तुम इसके बारे में इतना कह रहे हो। तभी केंजी कहता है सभी को यही लगता है कि ये स्टैचू एक ताले का काम कर रहा है। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस है कि इस बात को लेकर कम्युनिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट होता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं है जिसने स्टैचू की मिस्ट्री को सुलझाया हो। सभी को लगता है कि ये एक ताले की तरह काम करता है और इसकी चाबी को ढूंढने में लग जाता है। जो कहने के बाद केंजी अपना हाथ उस स्टोन के ऊपर रखता है और अपने हाथ को इस तरह से एडजस्ट करता है जिससे उस स्टैचू के अंदर रखे पत्थर में रोशनी आना बंद हो जाए और रोशनी आए भी तो इस तरह से है कि बस उस पत्थर के किनारों पर ही लग पाए। ऐसा थोड़ी देर तक करने के बाद केंजी उस पत्थर को दबा देता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है जो कि नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये सब देखकर एलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे पता नहीं था कि टावर के अंदर एक ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है। एलिस को वह जगह काफ़ी अच्छी लग रही होती है। तभी केंजी पीछे से उससे पूछता है तो एलिस मुझे बताओ तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छा तो लग रहा है ना। जिस बात से एलिस थोड़ा सा ब्लश करने लग जाती है और अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करती है। जिसके बाद केंजी फ्रोजन टीयर का इस्तेमाल करता है और अपनी माना पावर को थोड़ा सा बढ़ा लेता है। जिसके बाद केंजी सोच रहा होता है कि एलिस जो कि एक गेम का हिस्सा है वो प्लेयर्स के बारे में क्या सोच रही होती है। तभी केंजी एलिस से कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन तभी एलिस को केंजी कुछ अजीब सा दिखने लग जाता है जिससे एलिस डर जाती है। और केंजी भी समझ जाता है गेम से जुड़ी बातें मैं टावर के अंदर की बीइंग से नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ें यहाँ पर ब्लॉक है। तभी एलिस कुछ नोटिस करती है और वो केंजी को कहती है कोई करीब आ रहा है। लेकिन वहाँ पर अंधेरा होता है जिसके लिए केंजी अपनी फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है और रोशनी के आते ही हम देखते हैं वहाँ पर एक जाइंट बीटल होता है जो कि केंजी की फायर का शिकार हो जाता है। लेकिन वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ और भी कई सारे जाइंट बीटल होते हैं जिन्हें देखकर एलिस को थोड़ी सी घिन आने लग जाती है। लेकिन केंजी एलिस को अपने पीछे खड़े होने को कहता है और उन सभी पर फायर का इस्तेमाल करता है। लेकिन केंजी के फायर अटैक के बाद भी उन बीटल्स को सिर्फ 30% का डैमेज मिलता है। जिसके बाद केंजी एलिस को कुछ करने के लिए कहता है लेकिन एलिस उससे चिढ़कर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी महान वैम्पायर से काम कराने की। तभी केंजी अपनी अंगूठी को घुमाते हुए कहता है ओ अच्छा, ज़रा दोबारा कहना। जिसके बाद एलिस ब्लड बाइंड का इस्तेमाल करती है और उन सभी बीटल को एक जगह बाइंड कर देती है जिसका फ़ायदा उठाते हुए केंजी अपने डैगर की मदद से उन सभी बीटल्स को काट देता है जिससे उसका लेवल अप होने लग जाता है। जिसके बाद केंजी कहता है मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रोका
और मैं अपने लेवल 1 स्टेट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, तो तुम सब जल्दी करो। जिसके बाद केंजी अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड और उन सभी बीटल से लड़ाई शुरू कर देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें गिल्ड कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम पैट्रिक होता है और जो कि टाइटन गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो कहता है जैसा कि हम सब जानते हैं 4th फ्लोर के ऊपर की रेड अब फेल हो चुकी है, जिसके लिए हम लोगों ने 15 अटैक फोर्स बनाई थी जिसके अंदर 100 लोग थे, लेकिन वो 100 लोगों में से सिर्फ 9 लोग ही वापस आए हैं। तो 3rd फ्लोर के बॉस को हराना इतना आसान नहीं होगा। उसे हराने के लिए हमें उसके 1 लाख स्टैचूज को हराना होगा जो सिर्फ उसकी कमांड से चलते हैं। जो सब सुनकर जंगवा गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव टेविन गुस्सा हो जाता है और कहता है भले ही हम एक अटैक फोर्स को डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ भेज दें, लेकिन फिर भी हम फेल हो जाएंगे। तो हम उस चीज़ का सामना कैसे करेंगे जो इतनी बड़ी है। जिसके बाद एक लेडी जो कि ओलंपस गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव होती है जिनका नाम मारिया होता है, वो कहती है फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर की रेड काफ़ी जल्दी हो गई जिस वजह से प्लेयर्स को ग्रो करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। अगर हमारे पास कुछ प्लेयर और होते जो कि 15 लेवल से ज़्यादा के होते, तभी हम देखते हैं मारिया को बीच में किसी ने टोक दिया होता है और वो होता है डंजन गिल्ड का 3rd रेट कैप्टन बेक जिनहो, जो कहता है हम इतनी बड़ी मुसीबत में सिर्फ जोंगवा गिल्ड की वजह से फंसे हैं क्योंकि ये गिल्ड डंजन का इस्तेमाल सिर्फ मैजिक क्रिस्टल को हासिल करने के लिए करती है। जिस बात से डेविन एग्री नहीं करता है और उन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। तभी पैट्रिक उन दोनों को शांत करता है और कहता है ये समय एक दूसरे को ब्लेम करने का नहीं है, हम लोग यहाँ इकट्ठा ही इसलिए हुए ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। जिसके बाद पैट्रिक उन सभी को बताता है कल उसे एक ऑफर आया था जो कि डिमोनिक ह्यूमंस की तरफ से था, जहाँ वो कहते हैं अगर वो उनकी एक कंडीशन मान ले तो वो उनकी मदद कर देंगे 3rd फ्लोर को क्लियर करने के लिए। जो सब सुनकर बाकी मेंबर्स चिल्लाकर इस ऑफर से डिसएग्री करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पीछे जल रही आग में कुछ हलचल होती है और वहाँ पर किसी बंदे ने टेलीपोर्ट किया होता है जो उनसे कहता है तुम जानते हो तुम मेरे बिना अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। जो सुनकर बिग जिनो पास ही में रखी एक टेबल को उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन बीच में टेनवी आ जाता है तो टेनवी अपनी तलवार से उस टेबल को काट देता है। जो सब देखकर वहाँ आया वो बंदा कहता है मेरी बातें सुनने के बाद शायद तुम अपना फैसला बदल दोगे, और वो कहता है हमारे साथ हाथ मिला लो, हम सब मिलकर 3rd फ्लोर के बॉस को हरा देंगे। जो सुनकर बिग जिनो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास तो 3rd फ्लोर के बॉस को हराने के लिए आर्मी ही नहीं है। जिसके बाद वो बंदा अपनी एक यूनिक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है ग्रेव कीपर ऑफ द ब्लैक टॉम। जिसके बाद जब पैट्रिक बाहर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि ज़मीन के अंदर से कुछ अनडेड्स बाहर आ चुके होते हैं, जिससे पैट्रिक समझ जाता है कि ये इंसान एक नेक्रोमेंसर है। और पैट्रिक ये भी समझ जाता है कि इतनी बड़ी फोर्स को कमांड देने के लिए वो बंदा अपनी हाथ में रखी स्टेव का इस्तेमाल करता है। पैट्रिक के एक्सप्रेशन देखने के बाद वो नेक्रोमेंसर भी समझ जाता है और पैट्रिक से कहता है ओह तो तुमने इसे देख लिया। इस चीज़ को बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारी स्पेशल आइटम का इस्तेमाल करना पड़ा और उन सामान को बनाने के लिए मुझे 99 मटेरियल्स को ऑब्टेन करना पड़ा, जिसके बाद तैयार हुई मेरी द स्टेफ ऑफ ग्रीड। जो सब सुनने के बाद डेनवी कहता है अगर ये बंदा सच कह रहा है और ये वाकई में अगर एक नेक्रोमेंसर है तो हमारा 3rd फ्लोर के बॉस को हराने का अभी भी चांस है। लेकिन मारिया उसकी बात से एग्री नहीं करती है, लेकिन बिग जिनो कहता है अगर ये बंदा एक कंडीशन रखना चाहता है जिसके बारे में आम लोगों को नहीं पता होगा तो मैं इस बंदे की बात से सहमत हूँ और हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी हमें टेरेसा को दिखाया जाता है जो मन में सोच रही होती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये सभी लोग एक डीमोनिक ह्यूमन के साथ हाथ मिलाने के लिए कैसे तैयार हो गए। अगर केंजी यहाँ पर होता तो हम सब इस सिचुएशन में नहीं होते। मुझे इस समय क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं टेरेसा के पास एक वीडियो कॉल आया हुआ होता है जो कि केंजी का होता है, जिसे टेरेसा पिक कर लेती है। तभी केंजी टेरेसा की सिचुएशन को देखकर वहाँ के हालचाल पूछता है, जिसकी आवाज़ उस नेक्रोमेंसर को भी आ जाती है और वो पूछता है तुम कौन हो। जो सुनकर केंजी अपने वीडियो कॉल को कलेक्टिव कॉल में बदल देता है, जिसमें हम देखते हैं केंजी जिसने एक मास्क लगाया होता है और मास्क में केंजी को देखकर वो सभी रिप्रेजेंटेटिव समझ जाते हैं कि ये अननोन है जिसने फर्स्ट फ्लोर के रूम्स को क्लियर किया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये केंजी ही है।
जिसके बाद वो नेक्रोमेंसर केंजी को कहता है, ओह मैंने तुम्हारे बारे में भी काफ़ी जानकारी इकट्ठा करी है। तुम वही हो ना जिसने फर्स्ट फ्लोर का रियून क्लियर किया है। पर तुम जानते हो थर्ड फ्लोर के बॉस को हराना इतना भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद केंजी उससे कहता है, क्या तुम ये सब कर सकते हो? जिसके जवाब में वो नेक्रोमेंसर कहता है, हाँ, मेरी इस अनडेड आर्मी जिन्हें मैंने समन किया है उनकी मदद से मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। तभी केंजी उससे कहता है, क्या तुम सच में ये सब कर सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अपने इस नकली स्टेफ की मदद से ये सब कर पाओ। जो सुनकर वो नेक्रोमेंसर भी थोड़ा सा डर जाता है। तभी केंजी बताता है, तुमने अपना ये स्टेफ बनाने के लिए सेंट हार्ट प्रिजन यूनिफॉर्म वेट विथ हॉली का इस्तेमाल किया, लेकिन इस स्टेफ को बनाने के लिए ये दो मटेरियल काफ़ी नहीं है। तभी पैट्रिक केंजी से इस चीज़ का प्रूफ मांगता है और केंजी उन सभी को बताता है कि जो असली स्टेफ ऑफ ग्रीड है उसके स्कल के अंदर एक एमरेंट होता है जो कि लाल कलर का होता है, और उस एमरेंट का मिलना थर्ड फ्लोर के अंदर काफ़ी मुश्किल है, यहाँ तक कि नामुमकिन सा है। और तुम सब बाहर देख सकते हो जो स्केलेटल सोल्जर्स इस बंदे ने समन किए हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। ये सभी एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। तो इस बंदे का प्लान सिंपल है, ये तुम सभी को रेड के बीच में ही छोड़ देगा और जितना हो सके उतने कॉइन और आइटम कलेक्ट करके भाग जाएगा। जो सब सुनने के बाद वो नेक्रोमेंसर केंजी को कहता है, तुम्हें इस बात का पछतावा जल्दी होगा। ये कहकर वो नेक्रोमेंसर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी रिप्रेजेंटेटिव सोच में पड़ जाते हैं कि हमें आगे करना क्या है। तभी केंजी कहता है, आगे की सारी चीज़ें तुम सब मुझ पर छोड़ दो और मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि तुम सभी को कभी भी डिमोनिक ह्यूमंस के साथ हाथ मिलाने की नौबत ना आए। जो सुनकर पैट्रिक केंजी से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम वो रेड अकेले करोगे? जिसका जवाब केंजी हाँ में देता है। जो सब सुनकर वो सभी रिप्रेजेंटेटिव सोच रहे होते हैं, भले ही ये अननोन उस रेड को पूरा करने में फेल हो जाए, पर हमारे पास उसे रिक्रूट करने का एक मौका होगा और ये चीज़ डिमोनिक ह्यूमन से हाथ मिलाने से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो हम सब ये मौका नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद वो सभी रिप्रेजेंटेटिव केंजी को कुछ ना कुछ ऑफर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केंजी कहता है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस उस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दीजिएगा ताकि कोई और हंटर वहाँ पर एंटर ना कर पाए। मैं ये सब काम अपने आप करूँगा और मुझे इस सभी चीज़ का कोई रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए। ये सब सुनने के बाद मारिया केंजी से कहती है, ये सब तुम हमारे लिए क्यों कर रहे हो? तुम्हारा असली रीज़न क्या है? जिस पर केंजी कहता है, मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब करना चाहिए उस इंसान के लिए जिसे मैं अपना एक प्रीशियस कॉमरेड मानता हूँ। और ये सब बातें कहते हुए केंजी को अपनी ही बातों से क्रिंज फील होता है, लेकिन टेरिसा इस बात से ब्लश करने लग जाती है। वहाँ खड़े सभी रिप्रेजेंटेटिव इस बात से काफ़ी खुश होते हैं और टेरिसा केंजी को बाय कह रही होती है। केंजी तभी इस बारे में सोच रहा होता है और हमसे कुछ कहता है, अगर मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो इतनी बड़ी पेमेंट को मना नहीं करता, लेकिन आम लोग पैसे से आगे नहीं सोच सकते। और मन में सोच रहा होता है कि एक प्लेयर जिसने अपने कॉमरेड के लिए आने वाले सभी रिवॉर्ड्स को मना कर दिया, ये मेरी इमेज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद केंजी वहाँ होने वाले पूरे इंसिडेंट्स में से डिमोनिक ह्यूमन वाले पार्ट को एडिट करके उस वीडियो को अपलोड कर देता है और केंजी अपना स्टेट चेक करता है जहाँ उसका लेवल 12 हो जाता है। तभी पीछे से उसे एलिस की आवाज़ आती है जो गुस्से में उससे कहती है, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? तुमने सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया। तुम्हें पता है ना मुझे कितना बुरा लगता है अगर कोई मुझे स्लीव की तरह ट्रीट करे। जिसके बाद केंजी एलिस के लिए कुछ माना सप्लीमेंट बाय करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उससे कहती है, इन सभी छोटी छोटी सप्लीमेंट से मेरी माना पावर नहीं बढ़ेगी। अगर मेरी माना पावर को बढ़ाना ही चाहते हो तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ दो जिसकी एक एक बूंद से मेरी माना काफ़ी जल्दी बढ़ती है। और ये सब कहते हुए एलिस के मुंह से लार टपक रही होती है। तभी वो केंजी की तरफ बढ़ती है और केंजी के गले पर काट लेती है और उसका थोड़ा सा खून पी लेती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और केंजी जिसे तो थोड़े थोड़े चक्कर भी आने लग जाता है। जिसके बाद केंजी कुछ सामान खरीदता है जो देखकर एलिस उससे कहती है, तुम ऐसा सामान क्यों खरीद रहे हो जो तुम्हारे कुछ काम का ही नहीं है? जिस पर केंजी कहता है, भले ही ये सारे सामान काम के नहीं दिखते हो पर इन सभी के होने का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जिसके बाद वो एलिस से कहता है, आगे हम दोनों का काम काफ़ी मुश्किल होने वाला है। ये कहने के बाद केंजी सामने वाली खाई में कूद जाता है और वो खाई काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है, जिससे एलिस भी घबरा जाती है और केंजी से पूछती है, क्या तुम जानते हो
ये खाई कितनी गहरी है या तुम ऐसे ही इसके अंदर कूद गए? तभी केंजी कहता है, मुझे पता है खाई कितनी गहरी है। काफ़ी अंदर जाने के बाद केंजी एलिस से उसकी रिवर्स ग्रेविटी एक्टिवेट करने को कहता है, जिससे वो दोनों ज़मीन से बिना टकराए नीचे लैंड कर जाते हैं। नीचे आने के बाद केंजी देखता है वहाँ पर कुछ अजीब से इंसेक्ट्स होते हैं और उनके साथ एक बड़ी सी मूर्ति भी होती है जो उनसे बात कर रही होती है। तभी वो मूर्ति केंजी से पूछती है, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? जिसके जवाब में केंजी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम अनबिस हो। आगे वो मूर्ति केंजी से कहती है, भले ही तुम यहाँ आने वाले पहले इंसान हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। जिसके जवाब में केंजी कहता है, मैं यहाँ बात करने के लिए नहीं आया हूँ, जो करना चाहते हो जल्दी करो। तभी वो मूर्ति हंसने लग जाती है और उससे कहती है, मैं जो कि एक भगवान हूँ तुमसे फाइट करूँगा, वो भी पर्सनली। जिसके बाद हम देखते हैं केंजी के आगे एलिस आ जाती है और केंजी से कहती है, खतरनाक सिचुएशन है, तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, मैं आगे संभाल लूंगी। जो देखकर केंजी सोचता है, ओह अब इसे मेरी चिंता होने लगी है। तभी केंजी एलिस से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने आखिर किस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिसके बाद वो मूर्ति अपनी खुद की एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है जजमेंट ऑफ अनबेस, और उससे कहती है, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम्हें मेरे बारे में उस वैम्पायर ने बताया है जिसे तुम साथ लेकर आए हो? केंजी मन में सोचता है, ये वो एक स्किल है जो ये हर बार एक्टिवेट करता है, और ये स्किल जिसे एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इसके यूज़र के पूछे गए 3 सवालों का जवाब देना होता है, जिसे केंजी बाद में कॉपी करने की कोशिश करता है। जिसकी कंडीशन पूरी करने के लिए उस वेसल की कॉन्शियसनेस को तोड़ना होगा, जिसके लिए केंजी को उसका सब्र तोड़ना होगा। जिसके बाद केंजी सोचता है, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए मुझे सिर्फ इसके पूछे गए 3 सवालों का जवाब देना होगा, वो भी बिना किसी कंसर्न के। और केंजी पहले सवाल का जवाब देता है, हाँ मैं इसी चीज़ के लिए आया था। जिसके बाद वो वेसल दूसरा सवाल पूछता है, तुम्हारे यहाँ आने का गोल वो हाईवे है, मैंने सही कहा ना? जिसके जवाब में केंजी कहता है, उसकी कीमत ब्लैक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। जिसके बाद वो वेसल अपना आखिरी सवाल पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा बाहर चले जाओगे मेरी टेरिटरी में आने के बाद? जिसके जवाब में केंजी कहता है, अगर मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाया तो मुझे गिव अप कर लेना चाहिए। केंजी के सारे सवाल के जवाब देने के बाद उस वेसल की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और केंजी की सारी स्टेट्स 50% से डिक्रीज़ हो जाती है और उसकी सारी स्किल और एबिलिटी भी सील हो जाती है 1 मिनट के लिए। मतलब अब केंजी अपनी किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके बाद वो वेसल अपना एक एजेंट भेजता है जो कि एक जाइंट मैंटिस होता है और वो वहाँ का चैंपियन होता है। जिसे देखने के बाद केंजी अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसके अंदर से एक मिनी ग्रामोफोन निकालता है, जिसकी खासियत ये होती है कि जब उसके अंदर एक बार गाना प्ले कर दिया जाए तो जब तक उसका गाना रुक नहीं जाता या कंप्लीट नहीं हो जाता, उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उस इंस्ट्रूमेंट को देखकर वो वेसल भी थोड़ा-सा हैरान हो जाता है कि ये कर क्या रहा है। तभी केंजी उससे कहता है, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। फिर वो मेंटिस केंजी के ऊपर हमला कर ही रहा होता है। तभी केंजी उस म्यूज़िक को प्ले कर देता है और उस म्यूज़िक पे डांस करने लग जाता है। केंजी का डांस ऐसा होता है कि वो सारे अटैक को डॉज कर लेता है, और केंजी ने ऐसा इसीलिए किया था। उसने काफ़ी सालों तक रिसर्च करी थी और ऐसा गाना ढूँढा था जिसका म्यूज़िक उस मेंटिस के अटैक को फ़ॉलो करता रहे। ये सब देखकर वो वेसल समझ जाता है कि ये म्यूज़िक कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस इंसान ने ये सब पहले से प्लान करके रखा था। ये सब 1 मिनट तक चलता रहता है। 1 मिनट बाद केंजी की सारी एबिलिटीज़ और स्किल अनलॉक हो जाती है। जिसके होते ही केंजी स्वॉर्ड सिमेट्री का इस्तेमाल करता और उस मेंटिस को काट कर रख देता है। लेकिन वो वेसल केंजी को कहता है, वो मेरा चैंपियन ऐसा ही नहीं था, वो कुछ सेकंड्स में ही रीजनरेट हो जाता है, लेकिन तुम, जैसा ही तुम्हारा स्टेमिना खत्म होगा तुम्हारा खेल खत्म। जिसका जवाब देते हुए केंजी कहता है, तुम सही हो, मैं इसे मार नहीं सकता, पर मेरे पास एक तरीका है। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इस मेंटिस को जीने की इच्छा ही ना हो। तभी केंजी उस मेंटिस के सारे पैर उखाड़ देता है, जिससे उस मेंटिस को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जो सब देखकर एलिस सोचती है, मैं जानती थी ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान मेरा बदला लेने के लिए एकदम परफेक्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं वो मेंटिस काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है और वो वेसल उस मेंटिस को फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन वो मेंटिस उठ नहीं पा रहा होता है
और केंजी जाकर उस मेंटिस के सर के ऊपर बैठ जाता है, जो करने से उस मेंटिस को इंसल्ट फील होती है और वो उठता है और अपना ही गला काट लेता है, यानी कि वो मेंटिस खुद ही खुद को मारकर सुसाइड कर लेता है, जो सब वेसल भी देख रहा होता है। और उस वेसल के मरने के बाद केंजी का लेवल अप हो जाता है, जो होने के बाद केंजी को एक नई स्किल मिलती है, जो कि आइस मोल्डिंग की होती है। फिर वो वेसल केंजी से कहता है, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन तुम जो मुझसे लड़ने का प्लान करके आए हो उस आइस टॉयज से मेरा सामना नहीं कर पाओगे। जिसके जवाब में केंजी कहता है, तुम तो वहाँ बस बैठे रहते हो और बिल्डिंग के 42nd फ्लोर से सब देखते रहते हो। जिसके जवाब में वो वेसल कहता है, ओह तो तुम्हें पता है मैं सिर्फ एक कॉन्शियसनेस हूँ, अगर यही बात है तो तुम मुझसे यहाँ लड़ने क्यों आए थे। जिसका रीज़न केंजी कहता है, मैं यहाँ सिर्फ मज़े के लिए आया था। जो सुनकर वो वेसल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और केंजी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एंटरटेनमेंट का जरिया समझने की। जिसके बाद हमें एक हाइव दिखाया जाता है, जिसके अंदर से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंसेक्ट को समन किया जा सकता है। जिसके बाद वो वेसल उस हाइव के अंदर से निकलने वाली सारी बीज को केंजी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और केंजी अपनी आइस मोल्डिंग का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बीज पर अटैक कर रहा होता है, और जिसके साथ केंजी फायर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों स्किल को कंबाइन कर देता है, जिसके कॉम्बिनेशन से केंजी के पास एक नई स्किल आ जाती है जिसका नाम होता है डे लाइट। और केंजी डे-लाइट का इस्तेमाल उन सभी क्रीचर्स पे कर देता है। उस हमले की खासियत ये होती है कि वो मैजिकल पावर को कंप्रेस करके बनाया जाता है और वो एक वाइड रेंज अटैक होता है, जो कि एनिमी के विजन को डिफेक्ट करता है। जिसके बाद वेसल सोचता है कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा और वो उस हाइव के अंदर से एक पावर अप एंटिटी को निकालता है, जो कि बी होती है और वो काफ़ी तेज़ी से केंजी की तरफ बढ़ रही होती है। केंजी अपनी आइस मोल्डिंग का इस्तेमाल उसके ऊपर करता है, लेकिन वो बी मरने की बजाय मल्टीप्लाई होने लग जाती है और जितनी बार भी उसके ऊपर हमला होता है वो उतनी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो देखने के बाद केंजी अपनी जेब से एक पिल निकालता है जिसका नाम होता है जाइंट पिल, जो कि अपने टारगेट का साइज़ 10 गुना बढ़ा देती है। और केंजी उस पिल को फेंक कर एक बी के मुंह में डाल देता है और उस पिल को एक्टिवेट होने में 1 मिनट लग जाएगा। तो तब तक केंजी उन सभी बीज को उलझाने के लिए एक बी के ऊपर चढ़ जाता है और उन सभी को यहाँ वहाँ दौड़ाते रहता है, जो देखकर वो वेसल भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कर क्या रहे हो। और केंजी उन सभी बीज को यहाँ वहाँ घुमाते रहता है, जिससे उलझकर वो बीज एक दूसरे को ही डंक मार देती है। जिसके बाद केंजी अपना एक अननोन क्यूब इस्तेमाल करता है, जिससे वो सारी बीज एक जगह अटक जाती है और उन बीज के साथ उनका हाइव भी उस डब्बे के अंदर ही होता है। तभी केंजी उस डब्बे के अंदर फायर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सारी बीज जलने लग जाती है और तभी 1 मिनट पूरे हो जाते हैं और हम देखते हैं वो पिल जो कि बीहाइव के अंदर चले गई थी वो मल्टीप्लाई होने लग जाती है और उस हाइव के अंदर से जितनी भी बीज निकलती है वो काफ़ी बड़ी-बड़ी होती है, जिस वजह से केंजी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट आने लग जाते हैं। जो सब देखकर वो वेसल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है, इस बंदे को तो मेरे सारे अटैक्स, सारे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पहले से ही पता था और ये बंदा सारी तैयारी करके आया था। जिसके बाद वो वेसल अपना ही हाइव खुद ही तोड़ देता है और काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील करता है और केंजी को कहता है कि तुम्हें सर्वाइव करना होगा और आगे टावर पे चढ़ना ही होगा। जिसके जवाब में केंजी कहता है, मेरा भी यही प्लान है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वेसल जो कि एक मूर्ति होती है वो टूट जाती है, जिससे केंजी की कॉपी कंडीशन पूरी हो जाती है और वो जजमेंट ऑफ अनबुस सीख जाता है। और इस स्किल के आने के बाद इजिप्शियन गॉड की नज़र भी केंजी के ऊपर रहती है और वो इजिप्शियन गॉड केंजी की एग्जिस्टेंस पे नज़र रखने लग जाता है। जिसके बाद केंजी अपना स्टेट चेक करता है और वो काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर चुका था। तो अभी हम देखते हैं केंजी के पास किसी का वीडियो कॉल आया होता है और वो होता है योसन का। योसन केंजी से पूछता है, तुम ऐसी कौन सी जगह में हो, ऐसी कोई जगह भी है जिसे मैं जानता नहीं हूँ। और उसके बाद वो केंजी को कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। और वो केंजी को बताता है 24 घंटे बाद अवेकन एसोसिएशन की तरफ से एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट रखा गया है और जो प्लेयर जिनकी रैंक डबल ए या उससे ज़्यादा है वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं चाहता हूँ तुम केंजी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो ताकि मैं ये इस लोगों को दिखा पाऊँ कि हम दोनों में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और तुम इस प्रपोज़ल को मना नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास एक इनविटेशन है जो कि ब्लैक मार्केट का है। जिसके साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।